Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, welcome to the second part of properties of solids and I am sure you must have gone through the very first part. उससे आपको स्ट्रेस का आइडिया लग गया होगा, इलास्टिसिटी का आइडिया लग गया होगा, राइट, ओवरव्यू मिल गया होगा बेटा चैप्टर का ना, इंट्रो पार्ट जिसे कहते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेन, उसके अलावा हुक्स लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, राइट। सो स्ट्रेट अवे विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बैंग ऑन स्टार्ट विद द लेक्चर, बट मेक श्योर यू हैव योर कॉपी एंड पेन राइट नाउ विद यू। मतलब कॉपी पेन में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर क्लास की तरह अटेंड करना है, जहां क्वेश्चंस आएंगे खुद से सॉल्व करना है, राइट, और एकदम एनर्जी के साथ चैप्टर को लेके चलना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज फॉर 4 मार्क्स। हमें छोड़ना नहीं है एक नंबर भी, एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। बेटा देखो, हम सबसे पहले समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो उसके लिए देखो मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख दिया, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन। बोले मतलब ऐसे समझो बेटा, जब हमने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, ठीक, हमने 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े थे। एक बार हमने बॉडी के लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ खींच दी, एक बार शेयर लगाया तो सरफेस का प्रोफाइल चेंज कर दिया, एक बार बॉडी को पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया तो वॉल्यूम कम कर दी। तो बेटा आप उसके इफेक्टिवली डायमेंशन से चेंज कर रहे हो, करेक्ट। सो बेसिकली द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन to the actual dimension of the body on application of deforming force is actually known as what? Strain। समझ गए बात को? तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, लिख दिया यहां पे ऑलरेडी, करेक्ट। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई बोलता है कि सर स्ट्रेन को डिनोट किससे करेंगे, हमको सिंबल तो चाहिए ना डिनोशन के लिए। तो बेटा मैं जनरली स्ट्रेन को किससे डिनोट कर रहा हूं? एप्सिलॉन से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, आई प्रेफर दिस टर्मिनोलॉजी, करेक्ट। दूसरी चीज, कोई बोलेगा सर इसकी यूनिट की बात करें तो, अरे भाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ऊपर नीचे तो सेम ही है, तो यानी कि यूनिट आएगी नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसके डायमेंशन की बात करोगे तो m0 L0 T0, यूनिट की बात करोगे तो इट इज सिंपली यूनिट लेस। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया। बोले यस सर, क्रिस्टल क्लियर, गुड। अब पढ़ते हैं बेटा, जैसे 3 टाइप के स्ट्रेस थे ऐसे ही 3 टाइप के स्ट्रेन। सिंपल, अगर आपने क्या किया बेटा, बॉडी पे फोर्स लगाया और जो फोर्स लगाया वो लेंथ के अलॉन्ग लगाया, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना, लेंथ के अलॉन्ग लगाया। तो ऐसा करने पे अगर हम देखेंगे तो बॉडी का जो लेंथ है बेटा वो अल्टर हो जाएगा। यानी इनिशियली अगर देखूंगा तो ओरिजिनल लेंथ कितना है? L, लेकिन जब खींच दिया तो इसका लेंथ कितना बन जाएगा? L प्लस डेल्टा L, लेंथ पे चेंज आ गया। क्यों? फोर्स कैसी लगी थी? लॉन्गिट्यूडनल लगी थी। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज हो तो हम बोल देंगे इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। कोई बोलेगा सर कितना आएगा मैथमेटिकली? अरे कुछ करना ही नहीं, मैथमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बात खत्म। बोले ठीक है सर, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, उनका बढ़िया। दूसरा थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना, दूसरा थोड़ा ध्यान से सुनना। अब की बार मैंने क्या किया, फोर्स जब लगाया था कैपिटल F, तो कैपिटल F कुछ ऐसे लगाया था। कैपिटल F ऐसे लगाने की वजह से ये जो सरफेस की प्रोफाइल थी ये ऐसे थी, ये थोड़ा सा एंगल शिफ्ट हो गया, यहां पकड़ा हुआ था, फोर्स लगाया शियर फोर्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हमने कहा ये कैपिटल F फोर्स लगाने से ये क्या किया, ये थोड़ा सा एंगल टिल्ट हो गया। कितना एंगल टिल्ट हो गया? थीटा, समझ गए। इसी थीटा को हम यहां भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक। तो यानी कि हमने ये कहा कि जो भी एंगल थीटा था, ये एंगल जो भी थीटा था टिल्ट हो गया, इसी एंगल की हम बात कर रहे हैं। इसी थीटा को हम क्या कहते थे बेटा? शियर स्ट्रेन कह देते। यानी कि यहां पर जो शियर फोर्स की वजह से स्ट्रेन आया, जो एंगल डेविएट हुआ, इसी को हम क्या कह देंगे बेटा? शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन कह देंगे, ठीक है। यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा? थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सुनना ध्यान से, ढंग से, इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखेंगे बेटा तो इफेक्टिवली अगर ये हाइट मेरे पास किसी तरीके से h है, तो मैं ये देख पा रहा हूं ना कि भाई ये जब शिफ्ट करेगा तो ये कितना आगे शिफ्ट कर जाएगा? x, करेक्ट। यानी कि यहां पर भी अगर देखूंगा मैं इफेक्टिवली, या यहीं पे लिख देता हूं, ये अगर h है मेरे पास यहां से लेके यहां तक, ये x है, तो ये जो थीटा है, अगर मैं इस थीटा को tan की टर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट, यहां लिख दे रहा हूं tan थीटा, ठीक है। tan थीटा कितना आएगा बेटा? x बाय h आ जाएगा,
एक्स बाय एच। ठीक, टेन थीटा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बोले ठीक है सर। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, मतलब थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा, जो कि कितना है, एक्स बाय एच। तो बेटा कभी कभी शेयर स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स बाय एच, जहां पे एक्स का मतलब है कि सरफेस, जो टॉप सरफेस है वो कितना आगे खिसक गया, है ना। जब आपने ये फोर्स लगाया इसकी वजह से कितना आगे गया, डिवाइडेड बाय एच का मतलब हाइट, ये दोनों सरफेसेस के बीच की हाइट। समझे मेरी बात को। तो कभी शेयर स्ट्रेन की बात करें तो शेयर स्ट्रेन के दो फॉर्मूले, या तो एंगल, स्मॉल एंगल्स के लिए तो मतलब एंगल्स तो है ही है, थीटा तो है ही है, स्मॉल एंगल के लिए उसी थीटा को टेन थीटा या उसे एक्स बाय एच भी कह सकते हैं, करेक्ट। और ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बोले ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड सबसे आसान, कुछ करना ही नहीं उसमें। थर्ड वाले में अगर देखेंगे, तीसरा स्ट्रेस कौन सा था, याद करो, याद आ रहा है, अरे आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, उसे हम कहते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं बेटा, बल्क भी बोल सकते हैं, बल्क स्ट्रेस। ठीक, तो हमने कहा कि जब लिक्विड के अंदर बॉडी को डाल दिया, लिक्विड के अंदर जब बॉडी को डाला तो बेटा बॉडी ऐसे जाएगी लिक्विड के अंदर, करेक्ट। फिर हमने कहा भी था कि ऐसा करने पे बॉडी पे क्या लगने लगता है, बॉडी पे बेटा फोर्सेस लगने लगते हैं इस तरीके से, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। इन फोर्स एप्लीकेशन की वजह से बॉडी की जो वॉल्यूम है बेटा वो चेंज होना शुरू होगी। देखो ध्यान से सुनना, बॉडी की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी पहले अगर देखते ओरिजिनल वॉल्यूम अगर v है तो फाइनल वॉल्यूम कितनी आएगी बेटा, v माइनस डेल्टा v आएगी। समझे बात को, कितनी आएगी, v माइनस डेल्टा v। तो यानी कि वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ पे जो डायमेंशन चेंज हुआ दैट इज वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रेन आता है बेटा उसे डेल्टा वी बाय क्या लिखते हैं, v। और ये नेगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा ही डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो जैसे तीन टाइप के स्ट्रेस वैसे ही तीन टाइप के स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दूसरा टाइप का स्ट्रेन शेयर या टेंजेंशियल, जहां पे हम उसे या तो थीटा या तो एक्स बाय एच, स्मॉल एंगल्स के लिए एक्स बाय एच भी लिख सकते हैं, जहां पे एक्स का मतलब सरफेस कितना आगे शिफ्ट हुआ और एच का मतलब क्या हुआ, ये हाइट हुई। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब कुल मिलाकर के ये डायग्राम हटा के आप सीधा सीधा बोल सकते हो ये एच है, ठीक है, और ये जो x था ना ये वाला x है। हटा दो, डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ। तो ये एंगल थीटा हुआ और ये आपके लिए x हो गया। ठीक। तीसरा बेटा वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेन, जब आपने बॉडी को लिक्विड में डिप किया तो जो भी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज नोन एज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन। क्लियर। तो आराम से इन तीनों को कॉपी कर लो, समझ लो, ठीक है। ऑल्दो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, तो कॉपी इट डाउन, रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड देन प्रोसीड, क्योंकि अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ और उसकी बात करेंगे, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, राइट। तो टेक अ वीडियो, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से पढ़ लो, पानी वानी पी लो, उसके बाद लेक्चर को आगे लेके चलना, ठीक है। तो यहीं पे पॉज करके पूरा कॉपी करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखो पहला एक एग्जांपल लेके आऊं और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना चाहिए, आप लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ट्राई इट आउट, उसके बाद सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ क्यूब को आपने कितना बढ़ा दिया, 0.1% बढ़ा दिया। ऐसा करने पे बल्क स्ट्रेन कितना आ रहा है, बल्क स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, लेंथ को कितना बढ़ाया 1% एंड बल्क स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे, क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब, क्यूब मतलब तीनों साइड बराबर है, वॉल्यूम एल क्यूब है। मैंने काफी हिंट दे दिया। अब वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ बढ़ने जा रहा हूं। तो मैंने सोल्यूशन में क्या लिखा है, मैंने कहा है कि भाई मेरे हिसाब से जो बल्क स्ट्रेन जो पूछ रहा है, पहले लिख तो लो होता क्या है। तो बल्क स्ट्रेन जो होता है मेरे हिसाब से दैट इज डेल्टा वी बाय वी। बोले हाँ सर ऐसा तो होता है। तो डेल्टा वी बाय वी को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल फॉर स्मॉल चेंज, ऑफ कोर्स फॉर स्मॉल चेंजेस। 1% बहुत कम है, 0.1% इनफैक्ट बहुत ही कम है। तो हम डायरेक्टली 3 टाइम्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एरर वगैरह में पढ़ा है बेटा कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एल क्यूब है। तो वी कैन राइट डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल। आई एम श्योर ये क्लियर होगा सबको, बट ठीक है सर। अब यहां से बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो 3 इंटू ये जो डेल्टा एल बाय एल है, इसके लिए देखो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे को, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इक्वल टू कितना 0.1, क्योंकि परसेंट में दे रखा है 0.1,
करेक्ट। तो यहां से डेल्टा एल बाई एल कितना आ जाएगा अपने पास 0.1 डिवाइडेड बाय 100। समझ गया बेटा यहां से। तो यहां से अपने को जो बल्क स्ट्रेन निकल के आएगा दैट विल बी हाउ मच 3 इंटू 10⁻⁻3। समझिए बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये और इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ समटाइम्स आपको क्या दे देगा, लेंथ दे देगा क्यूब का, फिर बल्क मॉडुलस पूछ, बल्क स्ट्रेन पूछ सकता है, हो सकता है कभी बल्क स्ट्रेन दे दे और आपसे हो सकता है चेंज इन लेंथ पूछ ले, रिवर्स क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। अच्छे से कॉपी कर लो, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद ही लेक्चर को आगे लेके चलना बेटा, है ना, तभी आगे लेके चलना। इसके बाद हम स्टोक्स लॉ वगैरह से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे ज़्यादा ना स्ट्रेच करें, तो आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। देखो ना, हमें बोला गया बेटा हुक्स लॉ की बात करनी है। हुक्स लॉ क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुक्स लॉ ये स्टेट करता है बेटा कि जो भी स्ट्रेस है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जो भी स्ट्रेस है किसी बॉडी पे लगने वाला दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि व्हेन यू अप्लाई स्ट्रेस ऑन अ बॉडी, जब आप बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लाके उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो, तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है। और वो जो स्ट्रेन डेवलप होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने का मतलब एक तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है। डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है तो बॉडी का जो इलॉन्गेशन आएगा, जो चेंज इन डायमेंशन आएगा, वो ज्यादा आएगा, राइट। तो यहां से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ठीक है, ये चीज तो हमें समझ आ रही है कि भाई अगर आप स्ट्रेस की बात कर रहे हो तो स्ट्रेस माइट बी, इनफैक्ट इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा, तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना बेटा, इसको बोलते हैं कैपिटल ई, वेयर कैपिटल ई इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन जनरल। यानी कि जब भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलेगा कि स्ट्रेस को 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स, तो बताओ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइम्स होगा। तो दिमाग में कई बार आता है, अच्छा सर 3 टाइम्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, स्ट्रेस को 3 टाइम करोगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल, रॉन्ग बेटा। आप ऐसे समझो, इट इज बेसिकली ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन से, इट्स अ कांस्टेंट, इसको नहीं फर्क पड़ता। यानी कि आप स्ट्रेस को बढ़ाओ या स्ट्रेन को बढ़ाओ, उसको बढ़ाने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनफैक्ट अगर ई की बात करें तो ई किस पे डिपेंड करता है बेटा, ई डिपेंड करेगा, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां से, ठीक है। ई किस पे डिपेंड करता है, ई डिपेंड्स ऑन, एक तो मटेरियल कि भाई किस तरह का मटेरियल है आपका, रबर है, स्टील है, क्या नहीं है, और टेम्परेचर। कोई भी चीज जो मटेरियल पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, करेक्ट। सो इफेक्टिवली we can say कि this particular modulus of elasticity, that is E, it basically depends on the material and the temperature of the body. It does not depend, लिख लेना अपनी कॉपी में हाईलाइट करके अपनी लैंग्वेज में, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है। ऑन चेंजिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल नॉट चेंज। आई एम श्योर आई एम क्लियर, राउड एंड क्लियर, ठीक है सर। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनना। आपसे बोला जाएगा बेटा, है ना, मेरे पास ग्राफ्स दे रखे, है ना, मैंने ग्राफ ले लिया, एक बार किसके बीच का लिया बेटा, स्ट्रेस, और दूसरी तरफ क्या लिया, स्ट्रेन। एक बार मैंने ग्राफ क्या लिया, स्ट्रेन, और एक तरफ क्या लिया, स्ट्रेस। मैं बस पॉसिबल गलती बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं। तो आप ऐसे समझो बेटा कि अगर मेरे पास 2 ग्राफ्स हैं, है ना, मेरे पास 2 ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक, एक इतना और एक ऐसा, ऐसे ही सेम 2 ग्राफ इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 2 मटेरियल दे रखे हैं। हमें मटेरियल की भी अगर बात करें तो हमें बोल दिया गया है कि लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। हमें ये भी बोल दिया गया है बेटा यहाँ पे, है ना, आराम से समझना, हमें ये भी बोल दिया गया है कि अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो ये जो एंगल आएगा ये 30 है डिग्री, ऑफ कोर्स, ये जो आएगा ये 60 है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है बेटा, पहला वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है,
दूसरा वाला जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल्स भी दे दिया और हमें ये बोला गया कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में आप हमें बताओ कि ए और बी ये जो दो मटेरियल हैं इनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो कितना आएगा। तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज पूछ ली इन्होंने हमसे। आप सोचो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब y अपॉन x इज व्हाट, स्लोप। तो फ्रॉम हियर आई कैन डायरेक्टली राइट, बहुत ध्यान से सुनना, पहले वाले केस के लिए मैं लिख सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू E। समझे बात को। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि आप A और B के E का रेशियो बताओ, तो यहां से मैं क्या सीधे सीधे नहीं बोल सकता कि भाई मुझे A और B का अगर रेशियो ही चाहिए, तो वेरी इजीली आई कैन राइट EA बाय EB। स्लोप का ही तो रेशियो चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इज बेसिकली व्हाट, tan थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हो बेटा A के लिए tan 60 और B के लिए कितना, tan 30। तो डायरेक्टली वी कैन गेट द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार क्या होता है, फ्लो में बच्चा क्या करता है, ये नहीं पढ़ता कि ग्राफ कौन सा कहां पर है। अगर ऊपर स्ट्रेन और नीचे स्ट्रेस दे देता बेटा, तो अब स्लोप नहीं होता। अब की बार जो E आएगा दैट इज 1 अपॉन स्लोप। तो अब की बार EA अपॉन EB जो लिखोगे वो 1060 बाई 1030 नहीं, 1030 बाई 1060 लिखना पड़ेगा। So you look very carefully. If you have stress here, strain here, y-x एक्सिस पे, तो आप लिख सकते हो E इक्वल टू स्लोप। लेकिन अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस लिख दिया, उल्टा कर दिया, तो फिर बेटा इस केस के अंदर जो स्लोप निकल के आएगा उसका इन्वर्स करने पे आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट अभी तक किसी की बात नहीं की, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, उनकी बात ही नहीं की है। और 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो आपको ग्राफ दे देगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो पूछ सकता है, हो सकता है डायरेक्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ ले। स्ट्रेस y एक्सिस पे है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्लो। अगर स्ट्रेस x एक्सिस पे है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 1 बाय स्लो। ठीक। दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, नॉट ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन। आई थिंक आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, राइट। तो प्लीज इसको कॉपी कर लो अच्छे से, दोनों पार्ट्स को, दोनों तीनों न्यूमेरिकल को अपनी लैंग्वेज में, वीडियो को पॉज करके और फिर ही आगे बढ़ना बेटा, जब अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैं लेक्चर को आगे लेके चलता हूं, राइट। ठीक है बेटा, तो देखो अगला जो पार्ट है ना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, उसको पढ़ने से पहले अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव स्टेट में ले आओ, है ना। आई नो थियोरेटिकल चैप्टर है बट स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर इंटरेस्ट बिकॉज कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना ही है ना। और मजा लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई एम श्योर कि ये आपको हेल्पफुल होगा। बस आप इसको क्लास की तरह चलाना। अगर आप इसको जस्ट लाइक एनी अदर वीडियो लेक्चर देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल क्लास की तरह चलाओ, आराम से पेन पेपर लेकर के पढ़ो। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं मोर लाइक थियोरेटिकल है, स्कूल के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, बट ये है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आध सवाल बनता है इस पर, मैं बता दूंगा किस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से आराम से समझो, पेन साइड में रख दो और सुनो आराम से। ऐसे समझो कि बेटा ये ग्राफ था हमारे पास, हम ना ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। किस किस के बीच का बनाना चाह रहे हैं बेटा, एक तरफ तो हम क्या लिख दे रहे हैं, स्ट्रेस, ठीक, एक तरफ हम क्या लिख दे रहे हैं, स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं फॉर मटेरियल्स। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आता है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं दैट इज माइल्ड स्टील। ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो हम इस हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। तो हम ये देखते हैं बेटा इसके अंदर कि सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है वो ये कि जो ग्राफ बनता है, ठीक, इसके अंदर हमने पहले ये देखा कि इस ग्राफ के अंदर हमने देखा बेटा थोड़े टाइम तक ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक, मतलब ये दिखाई देता है कि जो पॉइंट जहां से शुरू करता है O से लेकर के A तक ऐसा दिखाई देता है कि ग्राफ एकदम लीनियर है। लीनियर है मतलब स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। इसीलिए इस OA को हम क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। हम लिखते जाते हैं साइड में हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा OA का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब ये वो लिमिट है जिसके अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर क्या वैलिड है बेटा, हुक्स लॉ परफेक्टली वैलिड है। हुक्स लॉ इज परफेक्टली ओबेड इन व्हाट, इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, इसके बाद जब ग्राफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देता है कि भाई पहले तो स्ट्रेट लाइन बनी गई है। अब ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है।
मतलब स्ट्रेट लाइन छोड़ देता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट कीप ऑन मूविंग। ठीक, ये जो पॉइंट निकल के आएगा बेटा, ये जो बी पॉइंट निकल के आएगा, सबसे पहले तो बी पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने कहा बी पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बेटा बी जो है वो हमारे लिए एक तरीके से यील्ड पॉइंट जैसा है, यील्ड पॉइंट जैसा। मैं समझाता हूं क्या होता है। और इसके अलावा अगर मैं ओ बी की बात करूं तो ओ बी हमारे लिए इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, ओ बी हमारे लिए क्या है बेटा, इलास्टिक लिमिट। ठीक, मतलब ये कि जब आप O से लेकर के B तक जाते हो तो किसी भी पॉइंट पे जब आप देखोगे तो जो बॉडी है उसके पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी परफेक्ट इलास्टिसिटी की। मतलब बॉडी की डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई और वो वापस से अपनी पूरी की पूरी डिफॉर्मेशन को जीरो कर लेगा। मतलब स्ट्रेस को जीरो करते ही स्ट्रेन अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? मतलब मटेरियल का मान लो एक तार बनाया और उस पर एक लोड लगा दिया, लोड लगाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ाने लगा, स्ट्रेस बढ़ता गया तो O से A तक जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स या लोड हटाओगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है और साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसे प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। लेकिन जब आप A से B में जाते हो तो लीनियरिटी गायब हो जाती है। मतलब अब आपके पास स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब ये कि अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन अभी भी जब फोर्स को हटाते हो, लोड को हटाते हो तो डिफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब जीरो से लेकर के O से लेकर के B तक मटेरियल परफेक्ट इलास्टिसिटी शो करता है। मतलब ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन रिमूविंग स्ट्रेस, ऑन मेकिंग स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, जीरो। बात समझ आई कि नहीं आई? तो O A प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ ओबेड, इलास्टिसिटी ओबेड परफेक्टली। O to B हुक्स लॉ नॉट ओबेड, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट कर्व्ड आ गया, करेक्ट। हाँ, लेकिन इलास्टिसिटी है। और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिसके बाद मटेरियल परफेक्ट इलास्टिसिटी लूज करते हैं। यानी अब इसके बाद अगर थोड़ा भी स्ट्रेस और बढ़ाया तो अभी भी स्ट्रेस तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन तो बढ़ेगा, लेकिन अब की बार अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को जीरो किया या स्ट्रेस को जीरो किया तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा, अब कम से कम, ध्यान से सुनना, कम से कम कुछ, अरे क्या होगा बेटा, कम से कम थोड़ा स्ट्रेन तो बच ही जाएगा। मतलब जैसे यील्ड पॉइंट को क्रॉस किया उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस जीरो भी कर दिया तो भी थोड़ा सा स्ट्रेन बच ही जाएगा। समझ गए? ये अप्रोक्सीमेटली 0.01% आता है फॉर माइल्ड स्टील, करेक्ट। और इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसको हम कह देते हैं एक और टर्म जिसे कहते हैं परमानेंट सेट। तो परमानेंट सेट का मतलब होता है मिनिमम रेसिडुअल स्ट्रेन। आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख लेना, मिनिमम रेसिडुअल स्ट्रेन वंस द मटेरियल क्रॉसेस द यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करेगा, वो मटेरियल बेटा कम से कम इतना रेसिडुअल स्ट्रेन छोड़ेगा ही छोड़ेगा स्ट्रेस जीरो करने पे। मतलब लोड हटा दोगे तो भी थोड़ा तो लेंथ बच ही जाएगा वायर का, ज्यादा पहले वाले से थोड़ा इलॉन्गेशन तो बच ही जाएगा, थोड़ा स्ट्रेन तो बच ही जाएगा। उस बचे हुए स्ट्रेन को परमानेंट सेट बोला जाता है। ठीक, इसके बाद बेटा मटेरियल अब पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली प्लास्टिक है। एक पॉइंट पे आते आते बिल्कुल मैक्सिमम तक चला गया। ये इसका बिल्कुल आप ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट है, यानी कि यहां पर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ झेल पा रहा है। समझ गए? मैक्सिमम स्ट्रेंथ झेल पा रहा है। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, थोड़ा सा मटेरियल का ग्राफ नीचे आएगा और एक पॉइंट पे आते आते ये ब्रेक कर जाएगा, फ्रैक्चर। इसको कहते हैं बेटा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये ए बी, इसके बाद इस पॉइंट को मैं क्या कह दे रहा हूं, सी पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। यानी जहां पर मटेरियल ब्रेक कर जाए। आप खुद सोचो ना बेटा, एक तार पे आपने 10 किलो टांगा, झेल जाएगा, 50 किलो टांगा झेल जाएगा, 5000 किलो टांगा तो टूट ही जाएगा ना। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू जहां पे ब्रेक कर जाए, फ्रैक्चर कर जाए, उसे ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। समझ गए बेटा? तो कुल मिला के अपने लिए देखो काम की चीजें क्या है, O to A प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स लॉ ओबेड होता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, प्लस हुक्स लॉ ओबेड होने के साथ साथ इलास्टिसिटी भी शो करता है। जब आप O to B जाते हो, इलास्टिक लिमिट की अगर बात करेंगे, हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है परफेक्टली, क्योंकि आधे में होता है आधे में नहीं होता, मतलब पूरे में नहीं मानेंगे। और इलास्टिसिटी पूरी शो करेगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी शो करेगा। ठीक, इसके अलावा
अगर हम बात करते हैं बी यील्ड पॉइंट, मतलब जिसके बाद मटेरियल परफेक्ट इलास्टिसिटी शो करना कम कर दे, इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस जीरो भी कर दिया तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन बच जाता है रेसिडुअल 0.01% अप्रोक्सीमेटली माइल्ड स्टील, इसको कहते हैं परमानेंट सेट। ठीक, इसके अलावा जब आप बी पॉइंट पे सॉरी नॉट बी पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंचते हो, ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये बियर कर सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। इसके बाद बेटा सी पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज फ्रैक्चर और द ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पे मटेरियल ब्रेक कर जाए। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है फॉर माइल्ड स्टील। ये काम के पॉइंट्स है, टर्मिनोलॉजी है, इनको अपनी कॉपी में अच्छे से कॉपी कर लो। ऑल्दो दिस इज मोर फॉर स्कूल, क्वेश्चन कैसे आता है मैं भी समझाऊंगा, बट वैसे ही आपको बता रहा हूं स्कूल में ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है और इस पर एक आध न्यूमेरिकल भी बनता है, मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको एक बार समझ लो, कॉपी कर लो, फिर बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एक बार, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, बोलेगा ग्राफ बनाओ स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली, लेकिन रबर के लिए, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स आर बेसिकली रबर लाइक मटेरियल। ठीक है बेटा, इनका ग्राफ ऐसे बनता है, वही स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो एक तो ये याद रखना, इलास्टोमर का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, आई एम श्योर इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक, इसको कॉपी करने के बाद, ठीक, मैं अगला पार्ट बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला पार्ट ऐसे बनता है बेटा, ध्यान से सुनना। आपसे बोलेगा कि भाई मेरे पास ना ग्राफ्स तो बने हुए हैं, है ना, देखो मैं बना देता हूं एक बार क्लियर। ठीक, ऐसे दो, और मैंने 2 ग्राफ बना दिए अलग अलग। एक तो मैंने बनाया ऐसा और एक मैंने बनाया ठीक ऐसा, मतलब मैं दोनों को अगर मर्ज कर दूं तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 ये 2। ठीक, और आपसे बोला जाएगा कि हमें ये बताओ, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ही है, ये बताओ कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा। तो अगर मुझे बोला जाए कि भाई स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, मैंने क्या कहा, मुझे क्या बोला जाए, स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बेटा मैं क्या कह सकता हूं कि एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, तो वो मटेरियल ज्यादा पावरफुल होगा जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, यानी 1 का, यानी कि स्ट्रेंथ वाइज मैं कह सकता हूं 1 इज बेटर देन 2। दूसरा आपसे बोला जाएगा कि मुझे बताओ कौन ज्यादा डक्टाइल है, डक्टाइल वर्ड भी बोल सकता है, मेलिएबल भी बोल सकता है। तो अगर आपसे डक्टाइल या मेलिएबिलिटी की बात करें, मतलब किसमें ज्यादा स्ट्रेन या चेंज इन डायमेंशन दिया, डक्टाइल मतलब जो ज्यादा खींचा जा सकता है, मेलिएबल मतलब जिसे ज्यादा फ्लैट किया जा सकता है, प्लेट्स में बनाया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आ सकता है उतना ज्यादा उसका लेंथ खींच सकता है, उतना ज्यादा वो डक्टाइल बन जाता है। ठीक है, इसलिए डक्टिलिटी या मेलिएबिलिटी के लिए स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए, ये ग्राफ ज्यादा फ्लैटेंड होना चाहिए, जो लेंथ है ग्राफ की ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 विल हैव एज ओवर 1। ठीक, कभी कभी इसी को अलग टर्म में बोलने के लिए आपको बोलेगा कौन ज्यादा ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब प्लास्टिक कौन ज्यादा है, कौन जल्दी टूट जाएगा। तो बेटा आप ऐसे समझो जो ज्यादा डक्टाइल है वो कम ब्रिटल होगा, तो इसलिए उल्टा ऑर्डर कर देंगे, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग, कौन ज्यादा वीक, कौन ज्यादा डक्टाइल, कौन ज्यादा मेलिएबल, कौन ज्यादा ब्रिटल, कौन कम ब्रिटल। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा थ्योरी प्लस कॉम्पिटेटिव के लिए क्वेश्चन बना दिया गया, राइट। तो एक बार इसको कॉपी कर लो तीनों पॉइंट को, उसके बाद फिर हम बेटा आगे बात करते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो एक बार इतना पॉइंट कॉपी कर लो, राइट। और इसको एक बार कॉपी करने के बाद ठीक है अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने कहा था इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए, तो आई थिंक सेक्शन लेक्चर को बेटा हम यहीं पर रैप अप करेंगे, राइट। और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, नॉट रिजिडिटी आई वुड से, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, वो और उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो तब समझ आएगा जब पहले 2 लेक्चर आपने अटेंड कर रखे हैं। ठीक है, तो gear up for the next lecture, और please do revise everything properly before the next class, right, and do share these videos with your friends, and stay safe, take care, right, stay healthy and study hard. Thank you so much.